हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बीएड का सेकेंड ईयर का सिलेबस है, वो है यूनिट प्लान यानी इकाई योजना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इकाई योजना है क्या और इकाई योजना को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि इकाई योजना जो होती है उसमें आप जब इकाई योजना बनाते हो तो आप हर सब्जेक्ट का जो पॉइंट होता है वो सेम ही होता है, बस आप अपनी इकाई और उप इकाई के हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट आपका सेम ही रहेगा, बस वहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की इकाई और उप इकाई वहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई योजना में क्या क्या जानेंगे कि इकाई योजना कहाँ से प्रतिपादित हुआ, किसने प्रतिपादित किया, और इकाई योजना शिक्षण में क्या योगदान है उसका और उसके क्या गुण है और दोष है, तो ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिचय से स्टार्ट करते हैं कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किए जाने और बच्चों को स्वयं चुनाव के आधार पर सीखने के अवसर प्रदान किए जाने के कारण शिक्षण की अनेक विधियों का प्रतिपादन संभव हुआ। इसमें से कुछ प्रमुख प्रणालियां हैं: समस्या समाधान प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन प्रणाली आदि। तो इन सब प्रणालियों के बारे में आप जानते ही होंगे, बीएड पढ़ रहे हैं तो ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग इकाई प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी शिक्षा शास्त्रों में प्रयासों के फलस्वरूप इकाई प्रणाली अस्तित्व में आई। इस इकाई प्रणाली के प्रतिपादक प्रोफेसर मॉरिसन माने जाते हैं। मॉरिसन ने 1926 में पाठ योजना के क्षेत्र में एक नवीन उपागम को प्रतिपादित किया, जिसे मॉरिसन उपागम या इकाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इकाई प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? मॉरिसन उपागम के नाम से। क्यों? कि मॉरिसन ने इसे प्रतिपादित किया। अब नेक्स्ट है इकाई पाठ योजना के पद। मॉरिसन ने अपने द्वारा प्रतिपादित इकाई पद्धति को निर्मित करने में 5 पदों का उल्लेख किया है। वे हैं, अब आगे देखना है कि कौन कौन से हैं वो। पहला है खोज। इस प्रथम पद में शिक्षक को कक्षा के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिक्षक का कक्षा के विद्यार्थियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ उसे छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि और आदि का ज्ञान होना चाहिए। तो प्रथम पद में उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक को अपने छात्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। दूसरे सोपान में शिक्षक को इकाई का सामग्री छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। यह कार्य वार्तालाप प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को इस बारे में संतुष्ट हो जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक को अपने इकाई सामग्री यानी जिससे वो पढ़ाने वाला है, जो चीज़ इकाई योजना में जो जो चीज़ ज़रूरत होगा वो सामने रख देना चाहिए, उसके बाद वार्तालाप शुरू करना चाहिए। उसके बाद है आत्मीकरण। इस तीसरे सोपान में मॉरिसन महोदय ने पाठ्य वस्तु क्रियाओं के विकास की बात कही है। इस पद में शिक्षक छात्रों को निर्देशन प्रदान करता है। बच्चे अध्यापक की देखरेख एवं निर्देशन में अध्ययन कार्य जारी रखते हैं। आत्मीकरण में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अध्ययन का जितना भी कार्य होता है वो अध्यापक के देखरेख एवं निर्देशन में छात्र करते हैं। नेक्स्ट है संगठन। इस सोपान में छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को प्राप्त अनुभवों के आधार पर क्रमबद्ध रूप से लिपिबद्ध करना होता है। शिक्षक उनके द्वारा लिपिबद्ध अनुभवों के आधार पर यह जान पाते हैं कि छात्रों ने प्रस्तुत ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण या आत्मसात किया है। तो इस सोपान में क्या है? उन्होंने कहा है कि शिक्षक को छात्र का जो ज्ञान है, अनुभव है, उसको लिपिबद्ध कर देना चाहिए अपने अनुभव के आधार पर, और उससे वो जाने कि छात्र ने जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसको कितना आत्मसात किया। लास्ट है कथन। इस अंतिम सोपान में बच्चे अपने द्वारा लिखित अनुभवों को कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं और अपने द्वारा लिखित कथनों के तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये सारा कार्य शिक्षक के निरीक्षण में संपन्न होता है और अध्यापक इन्हीं के आधार पर छात्रों द्वारा आत्मसात किए ज्ञान के बारे में निर्णय ले पाते हैं। तो लास्ट सोपान में उन्होंने क्या कहा है कि जो छात्र जो भी ज्ञान लिए हैं या फिर लिखे होते हैं उसके पर विचार विमर्श करेंगे, वाद विवाद करेंगे और ये सारा शिक्षक के निरीक्षण में संपन्न होगा और इसी के आधार पर जो शिक्षक है वो निर्णय ले पाएंगे कि छात्र कितना उसको आत्मसात किए हैं। नेक्स्ट है इकाई पद्धति के गुण। तो इकाई पद्धति के हम लोग गुण देख लेते हैं। इकाई पद्धति पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक पद्धति है और यह गेस्टलाइट के मनोविज्ञान पर आधारित है। इस पद्धति में खंडों की अपेक्षा पूर्ण पर अधिक बल दिया गया है। दूसरा है इकाई पद्धति बालक केंद्रित है। इसमें छात्रों की क्षमताओं, योग्यताओं एवं रुचियों, अभिरुचियों, रुझानों आदि पर विशेष ध्यान रखा जाता है।
तीसरा है यह पद्धति रुचिपूर्ण है जिसका कारण शिक्षक के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरलता रहती है। चौथा, यह पद्धति बालकों में स्वस्थ अध्ययन की आदत डालने में सहायक होती है। और पांचवा है यह पद्धति बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करती है। तो इसके क्या क्या गुण हैं? वो मनोवैज्ञानिक पद्धति है, दूसरा बालक केंद्रित है, तीसरा पद्धति रुचिपूर्ण है और बालक को स्वस्थ अध्ययन का आदत डालती है और सामाजिक गुणों का विकास कराती है। ठीक है, अब हम इसके दोषों को देख लेते हैं। अब इकाई पद्धति के दोष कौन कौन से हैं? इकाई पद्धति में ज्ञान को व्यवस्थित रूप में दिए जाने के कारण ज्ञान की विस्तारपूर्वक व्याख्या करनी होती है जिसमें अधिक समय लगता है। अतः शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि इस पद्धति में समय की अधिक बर्बादी होती है। विस्तारपूर्वक ज्ञान के दिए जाने पर व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। फलस्वरूप एक शिक्षण सत्र में उन्हें कम ज्ञान ही हासिल हो पाता है। तीसरा है, इस पद्धति में चूंकि शिक्षक एवं छात्र एक निश्चित व्यवस्था में बंधे रहते हैं तथा शिक्षण में अधिगम की मौलिकता समाप्त हो जाती है। तो इसका दोष क्या क्या है? पहला है कि उसमें समय अधिक लगता है। दूसरा, विस्तार पूर्वक देने से जो शिक्षण सत्र है, हर सेशन एक टाइम लिमिट होता है तो उसमें पूरा ज्ञान नहीं दिया जा पाता है, तो उससे क्या हो जाता है, कम ज्ञान ही छात्रों को हासिल हो पाता है। तीसरा, एक ही व्यवस्था में बंधे रहने के कारण शिक्षक और छात्र के कारण अधिगम कम हो जाता है। तो ये सब उसके दोष है। आगे हम निष्कर्ष में देख लेते हैं इकाई पद्धति की इन कमियों के बाद भी यह पद्धति शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ज्ञान को विस्तारपूर्वक समझाकर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्रों के मस्तिष्क में किसी प्रत्यय अथवा कार्य की धारणा स्पष्ट तथा अस्थायी हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इकाई पद्धति या फिर इकाई प्लान जो होता है, यूनिट प्लान, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इकाई प्लान का जो इकाई योजना होता है, यूनिट प्लान, उसका ये ढांचा है। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, कालांश डालेंगे, कक्षा डालेंगे, अवधि, विषय, इकाई, उप इकाई। तो दिनांक जो है मैंने यहाँ पे डाल रखा है 9/4/2021। कालांश है तृतीय, कालांश मतलब पीरियड। कक्षा मैंने 11वीं डाल रखा। अवधि 35 मिनट। विषय जीव विज्ञान। इकाई है जीव जगत में विविधता और उप इकाई है 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम डिटेल लिखेंगे उप इकाई के बारे में कि 1 2 3 4 उप इकाई में क्या क्या नाम है। तो जीव जगत में वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है उप इकाई, अध्यापन बिंदु, अधिगम उद्देश्य और अनुदेशन सामग्री। तो इसमें उप इकाई में आपको इकाई का नाम लिखना है और हर उप इकाई में कौन कौन से अध्यापन बिंदु आते हैं और उन अध्यापन बिंदु का नाम लिखना है और उस अध्यापन बिंदु को आपको पढ़ाने का उसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में उसका अधिगम क्या अधिगम उद्देश्य है वो लिखना है और अनुदेशन सामग्री उसके क्या है कि उसको आपने जो पढ़ाया तो उसके क्या क्या आपने अनुदेशन सामग्री यूज़ किया पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो इकाई प्लान होंगे, इकाई योजना होगी, सबका सेम ही टॉपिक होगा, चाहे वो आप मैथ का बनाए, कॉमर्स का बनाए, इकोनॉमिक्स का बनाए, जिसका भी बनाए, टॉपिक यही रहेगा। बस आप अपने इकाई और उप इकाई के हिसाब से उप इकाई लिखे, अध्यापन बिंदु लिखे उसके अंदर का, और अधिगम उद्देश्य क्या है उसका लिखे, और उसको पढ़ाने के लिए आपने कौन सा अनुदेशन सामग्री लिया। ठीक है, तो आप जल्दी से देख लीजिए। इसमें मैंने जीव विज्ञान का बनाया है, तो जीव जगत का मैं आगे का आपको दिखा देती हूँ पूरा वीडियो। यहाँ देखिए मैंने दूसरी उप इकाई है जीव जगत का वर्गीकरण, उसमें जो जो अध्यापन बिंदु आए हैं और अनुदेशन सामग्री उसको मैंने लिखा है। और ये भी उप इकाई 2 का ही है। ये उप इकाई 3 है वनस्पति जगत, और उसमें जो अध्यापन बिंदु आए हैं और अधिगम उद्देश्य और अनुदेशन सामग्री वो मैंने डाल रखा है, देख लीजिए। नेक्स्ट है उप इकाई 4, उसमें जो अध्यापन बिंदु, अधिगम उद्देश्य, अनुदेशन सामग्री है उसको मैंने लिखा है। तो इस प्रकार हमारा इकाई योजना समाप्त हुआ। इस तरह से हम इकाई योजना को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।